हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 के इतिहास के संदर्भ में दक्कन का इतिहास। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो हमने रिटन स्लाइड बनाई थी उससे थोड़ा सा अलग आप लोगों के लिए मैं एक वाइट बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को ये फील आ सके कि हम लोग वास्तव में एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ना कि केवल एक रिटन स्लाइड। इसलिए इस वीडियो को आने में थोड़ा सा विलंब हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दक्कन के इतिहास की। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि मौर्य काल के बाद जो इतिहास में बदलाव आया था और जिसे हम कहते हैं विखंडन का युग, यानी डिस्ट्रक्शन, एम्पायर का पूरा डिस्ट्रॉयमेंट एक तरीके से। तो मौर्य काल से जब मौर्य पीरियड आपका डिक्लाइन कर गया तो उसके बाद पूरे भारत में छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक उत्तर भारत का इतिहास, दूसरा दक्कन का इतिहास और तीसरा दक्षिण भारत यानी सुदूर दक्षिण का, जिसमें हम तमिलनाडु केरल के हिस्से को हम शामिल करते हैं। तो आज हमारा जो चर्चा है वो दक्कन के इतिहास को लेकर के है। लेकिन हमने पिछले क्लास में एक टॉपिक चर्चा की थी उत्तर भारत के इतिहास को लेकर के, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा नदी से ऊपर का हिस्सा, उसको हमने उत्तर भारत में काउंट किया था। और उस समय हमने देखा था कि 2 तरह के इतिहास की धाराएं उस समय विकसित हुई थी। एक स्वदेशी शासकों की धारा, जिसमें आपके शुंग वंश, कण्व वंश और अन्य वंश, छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ था। और उसी समय विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आए और धीरे धीरे यहीं पर बस गए थे, जिनमें शक, कुषाण, सातवंशक कुषाण, पहलव और इंडो ग्रीक्स, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। उसी का अगला जो हिस्सा है वो है दक्कन का इतिहास, यानी कि हम कह सकते हैं विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी के जो नीचे का हिस्सा है और सुदूर दक्षिण से ऊपर यानी कि तमिलनाडु से ऊपर का हिस्सा, या कह सकते हैं महाराष्ट्र, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं दक्कन का हिस्सा। और उसी को आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं दक्कन के इतिहास को लेकर के। इसमें हम जो एनसीईआरटी के संदर्भ में 2 चीज़ों को देखेंगे, एक महापाषाण काल और दूसरा सातवाहन वंश के बारे में। 2 डायनेस्टी हैं, महापाषाण काल और सातवाहन वंश। महापाषाण काल में हम देखेंगे तो सबसे पहले महापाषाण काल किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा के बारे में। दूसरा, इसका पीरियड के स्रोत क्या हैं यानी सोर्सेस। और तीसरी, इसकी विशेषताएं, फीचर्स, विशेषताएं क्या क्या हैं। क्या ये महापाषाण काल उसी पाषाण काल का हिस्सा है जो हमने पहले पढ़ा था पाषाण काल, जिसमें मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल देखे थे। उस पर भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे कि आप लोगों का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों। और सातवाहन वंश में हम देखेंगे कि जो वो डायनेस्टी डेवलप हुई उसके प्रमुख शासक कौन कौन हैं, प्लस उनका धर्म का क्या है और उनकी पीरियड की कला संस्कृति कैसी है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पोर्शन डिस्कस नहीं करना है, बल्कि हमें इसमें उनके जो कल्चरल पोर्शन हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वही हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महापाषाण काल की, और सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो महापाषाण काल की तुलना पाषाण काल से हम देखते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड से। पाषाण काल क्या ये उसी का हिस्सा है या वही है? तो दोस्तों, हमने पिछले सीरीज में जो हम लोगों ने लगातार चल रही है उसके स्टार्टिंग में हम लोगों ने पाषाण काल का हिस्सा हमने पढ़ा था। और पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, उसके हमने 3 पार्ट किए थे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 3 हिस्से हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, इन तीनों के जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस, वो सभी जगह से मिले थे, यानी कि उत्तर भारत से भी, नॉर्थ से भी और साउथ से भी। यानी इसमें कोई भी डिवीजन नहीं था। यानी इस पीरियड तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत का इतिहास एक जैसा ही था, ये हम लोगों ने देखा था। और आप चाहें तो पिछली क्लास जो स्टार्टिंग की जो क्लास है उसको आप उठा करके देख सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, उसको पढ़िए, रीड करिए, सुनिए उसको, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब है ये इसका अगला हिस्सा नहीं है। महापाषाण काल की जो पहचान है
वो केवल दक्षिण भारत से है, जिसे हम कह सकते हैं दक्कन भी कह सकते हैं, दक्कन से या दक्षिण भारत से है महापाषाण काल की पहचान। क्या ये इनसे अलग है? तो बिल्कुल अलग है ये दोस्तों, क्योंकि इसमें एक चीज जो समझने की है वो ये है कि इस पीरियड में मनुष्य ने अपने आप को एक कहा जाए कि जंगल में रहने वाले प्राणी से उठ करके एक मनुष्य, सभ्य मनुष्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। और नवपाषाण काल तक आते आते उसने अपना घर बनाया, कृषि करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया, पक्के बर्तन बनाना शुरू किए, सारी चीज़ें करना शुरू किया। और इस पीरियड में उसने पत्थर के औजारों का उपयोग किया था, इसलिए पाषाण काल कहा जाता है। उत्तर भारत में इसके पीरियड के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, फिर वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन उत्तर भारत में तो ये सारी चीज़ें हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सारी चीज़ें, लेकिन दक्षिण भारत में इसके बाद महापाषाण काल का उदय होता है, महापाषाण काल का पीरियड आता है, इसीलिए थोड़ा सा अलग है। तो महापाषाण काल क्या है और पाषाण काल से अलग कैसे है, इसको मैं हल्का सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। परिभाषा देखेंगे तो महापाषाण काल क्या है? महापाषाण काल एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में मनुष्य अपने कब्रों का निर्माण करने के साथ साथ उसे एक स्मारक के तौर पर विकसित करता है और बड़े बड़े पत्थरों से उसे सजाता है। यानी कि ये जो पहचान है महापाषाण काल की वो है कब्रों से, जो बरियल सिस्टम है उनका, उस चीज को लेकर के कब्रों से, यानी कि वो अपनी कब्र बनाता है और उसके स्मारक के तौर पर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता है, बिग स्टोन, लार्ज साइज ऑफ स्टोन्स, उनको ये स्मारक के तौर पर सजाता है। और इसीलिए इस पीरियड को महापाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड की और कोई विशेष जानकारी नहीं है। देयर इज नो अदर रेफरेंसेस, देयर आर नो अदर सोर्सेस। इसीलिए इसकी जो हमको पहचान मिलती है वो यही कब्रों से ही हमको इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर है? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको महापाषाण काल, यानी ऐसा युग जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था, इतिहास का वह काल जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? महापाषाण काल। क्लियर? अब इसमें बात आती है कि यह महापाषाण काल क्यों, कैसे, क्या हुआ। तो देखिए, जब पाषाण युग खत्म हो गया तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि कई नई धातुओं का विकास हुआ था, खोज हुई नई धातुओं की, और उससे उन धातुओं की वजह से क्या हुआ, कृषि, पशुपालन जैसी व्यवस्था बहुत अच्छे से होना शुरू हुई। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक सभ्य तौर पर विकसित होना शुरू हुए। गांव का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य का थोड़ा सा आपका विकास हुआ। इससे इस पीरियड में उनके पास सारी चीज़ें आई और फिर धर्म संस्कृति का भी विकास हुआ, कला संस्कृति और धर्म संस्कृति दोनों चीज़ों का विकास हुआ। लेकिन उन्होंने अपना कोई रिटन एविडेंस नहीं छोड़ा, इसलिए जो कुछ भी हमें इनके बारे में जानकारी मिली, जो सोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो उनकी कब्रों में मिले सामान से प्राप्त हुई। कब्र के अंदर उन्होंने सामान रखा और उनका मानना था इहलोक परलोक की परंपरा को लेकर के। तो जब उनकी खुदाई हुई, सारी चीज़ें हुई, तो उससे हमको बहुत कुछ जानकारी मिली है। इसीलिए इसको महापाषाण काल का युग कहते हैं, क्योंकि और कोई नाम हमको सुझाव नहीं दिया है। तो दोस्तों, तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई कि महापाषाण काल क्या है। महापाषाण काल ऐसा युग जिसमें मनुष्य ने अपने आप को दफनाने के साथ साथ, यानी खुद नहीं, अपने परिवार के लोगों को एक स्मारक के तौर पर उसको बड़े बड़े पत्थरों से सजाया, और उस युग को हम कहते हैं महापाषाण काल। इज इट क्लियर? चलिए, अब बात आती है सोर्स क्या है। इनके स्रोत हैं आपकी कब्रें, बरियल्स, जो उनको दफनाते हैं, कब्रें। और ये कब्रें ही हमारे स्रोत हैं, इससे हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, क्योंकि यह लोग कब्र में एक तो इसका उपयोग करते थे स्मारक के तौर पर, एक के पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए उपयोग किया जाता था। दूसरा, इनका उपयोग किया जाता था धर्म में विश्वास दिखाने के लिए कि यह इहलोक और परलोक की परंपरा में विश्वास करने लगे। इसका मतलब हो गया कि यह जन्म और पुनर्जन्म, इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी विश्वास करने लगे इस चीज को लेकर के।
क्योंकि ये उसके साथ में कुछ जरूरी सामान भी दफनाते थे, जरूरी सामान, एसेंशियल आइटम्स। उनका मानना था कि यह व्यक्ति अब यहाँ ख़त्म हो गया, किसी दूसरी दुनिया में जाकर के जन्म लेगा और वहाँ जाकर के उस सामान का उपयोग करेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसके हमको प्राप्त हुई और इसका कंसेप्ट ये समझ में आ गया कि इनका उद्देश्य क्या था। और इन कब्रों को ध्यान रखिए, उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से सजाया। और क्यों सजाया? वो पहचान के लिए, स्मारक यानी कि पहचान के लिए। क्लियर है? एक, अब यहां से हमें मिला क्या, क्या मिला है, इस चीज को ध्यान देना है। व्हाट वी फाउंड, तो यहां से हम देखते हैं उनके जीवन की कई ऐसी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, जैसे इनके समय के हमें आभूषण मिले, सॉरी आभूषण बाद में देखेंगे, हमें बर्तन मिले, कौन कौन से बर्तनों का उपयोग करते हैं, इनके कपड़े, कुछ कुछ एविडेंस मिले, और हमें इनके आपके मिले कुछ उपकरण मिले जो इनका उपयोग ये करते थे, और आभूषण, आभूषण मिले हैं स्वर्ण और मणियों के, गोल्ड एंड द मणि। उपकरण मिले हैं लोहे और पत्थर के। कपड़े बर्तन ये मिट्टी के मिले हैं बर्तन, और ये आपके कपास के, मिट्टी के बर्तन। सो ये चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं, और इसी से हमको और भी कई सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे यहाँ से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के, हमें यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं कब्रों से प्राप्त हुई हैं। इसी के आधार पर हमने क्या किया है, इस काल का इतिहास जानने की कोशिश की है। अब बात आती है कि क्या ये कब्रें एक जैसी हैं या क्या क्या हैं। तो देखिए, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि इनका कल्चर क्या था, क्यों जरूरी था, कब्रों का उद्देश्य क्या है, तो ये समझ में आ गया। अब कब्रों के प्रकार भी एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग तरीके से कब्रों का निर्माण करवाया है। देखिए, एक कब्र है आपकी जिसे हम कहते हैं गोलाकार कब्रें। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। गोलाकार का मतलब होता है ये कब्र बनाई और इसके चारों तरफ हमने स्टोन्स लगा दिए बड़े बड़े, और इस तरीके से सर्कुलर कहा जाता है। दूसरी कब्रें हैं डॉलमेन प्रकार की, डॉलमेन। और डॉलमेन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो डॉलमेन क्या है, सिंपल से जमीन पर कुछ पत्थर रख दिए जाते हैं, इस तरीके से खड़े पत्थर, और उनके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता है, और उसके ऊपर एक डेड बॉडी को रख दिया जाता है। जब ये डेड बॉडी को जानवर खा जाते हैं तो उसके बाद इसको यहाँ नीचे दफना करके उसको कवर कर देते हैं। ये डॉलमेन है, यानी कि पत्थरों को सीधा खड़ा करके उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख करके स्मारक के तौर पर बनाते हैं। एक है छत्रक, अम्ब्रेला स्टोन कहते हैं, अम्ब्रेला स्टोन, छत्रक। और ये कैसी है, इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें एक पत्थर लेते हैं और उसके अंदर छेद करते हैं, और छेद करने के बाद उसको स्मारक के तौर पर एक ऊपर से एक इस तरह का छतरी की नुमा एक पत्थर का जो कवर होता है, ढक्कन होता है, उससे ढक दिया जाता है। और इसके अंदर आपकी कब्र और आपकी अस्थियां रहती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं, और ऊपर से ये इस तरह का है। तो इस तरह से इसकी कब्र होती है, इसे हम छत्रक कहते हैं। ऐसे और भी कई प्रकार हैं, लेकिन उसको हम आगे एडवांस क्लास में देखेंगे। यहाँ मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया है। इज इट क्लियर? तो कब्रें एक प्रकार की नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की हैं, और बड़े बड़े पत्थर हैं। यानी सोचिए कितना बड़ा पत्थर जो है कब्र के, मतलब एक कहा जाए कि कब्र के बराबर के साइज का सिंगल स्टोन है। तो बड़े बड़े पत्थर स्मारक के तौर पर यूज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। स्रोत क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, कैसे हमको जानकारी मिली है। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इस पीरियड की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं कहां से पता चलेंगी? इन्हीं के स्रोतों से। विशेषताएं देखा है तो ये है आपकी विशेषताएं। नंबर 1,
विशेषताएं यहां से पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे। देखिए, पहली बात तो यह है कि यह कृषक थे, खेती करते थे, और खेती में देखा जाए तो आपका बाजरा, गेहूं यहाँ का मुख्य भोजन नहीं है, और चावल की यह खेती करते थे, जिसके एविडेंसेस हमको मिले हैं। दूसरा, पशुपालन के एविडेंस मिले हैं, और पशुपालन में भेड़ बकरी तो है ही है, प्लस साथ के साथ एक चीज और भी है, वो है घोड़ा, हॉर्स। घोड़े के साक्ष्य यहां से काफी बड़ी संख्या में मिले हैं, और इसका उपयोग वह दूर दराज तक जाने के लिए करते थे, जिससे आवागमन आसान हो गया। और इसी के माध्यम से, घोड़े के माध्यम से क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। क्लियर, क्योंकि इससे हमने ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया, क्योंकि तेज दौड़ता है, सारी चीजें करता है ये। तीसरा, यहां पर उन्होंने एक चीज का उपयोग और किया था, लोहे का उपयोग। लोहे की खोज हुई और लोहे का उपयोग किया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपका अधिशेष उत्पादन। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, लौह युग में उत्तर भारत में, कि लोहा आपकी गहरी जुताई करता है, जंगलों को आसानी से साफ करता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने काटने का भी बड़ा अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि मजबूत धातु है। इससे बड़े आकार की कृषि भूमि का विकास हुआ, और उससे क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन। और अधिशेष उत्पादन होगा तो क्या होगा, व्यापार, और इससे क्या होगा, नगरों का विकास होगा, नगरों का विकास होगा। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से लोहे के उपयोग ने इनके विकास में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये। और एक चीज और है, वो विशेषता ये है कि ये लोग भी अपने समय के थोड़े शौकीन मिजाज थे, अपने आभूषणों का उपयोग करते थे। और आभूषण कौन कौन से हैं, स्वर्ण और मणि के। इनके आभूषणों के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, इनका ये उपयोग करते रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से ये महापाषाण काल डेवलप हुआ, और इसके बाद में धीरे धीरे जब ये और अधिक विकसित होता चला गया, तो इसी पीरियड में हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखिएगा। जब ये पीरियड चल रहा था तो उस समय उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य का युग था, मौर्य साम्राज्य का युग था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र को जीत लिया था। क्लियर है। इस क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। अब कहेंगे ऐसे कैसे हम मान लें, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि इस पीरियड में हम एक चीज देखते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक आता है, तो अशोक के समय में हमें कई सारे अभिलेख मिलते हैं, अशोक के अभिलेख, और उनमें एक महत्वपूर्ण अभिलेख है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर एंड उदयगोलम, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मास्की का अभिलेख है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाया गया था, और इसमें उस क्षेत्र के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है। और अशोक के अभिलेखों में भी दिया गया है कि केरल पुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी को छोड़कर बाकी सारा क्षेत्र इनका जीता हुआ है। और केरल पुत्र कहाँ है, सुदूर दक्षिण में, सत्यपुत्र सुदूर दक्षिण में, चोल चेर पांडे जो हैं वो सुदूर दक्षिण में हैं, उनको छोड़ करके बाकी सारा हिस्सा इनके नियंत्रण में है। तो इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, अशोक के अभिलेखों से। यानी कि इस क्षेत्र को बाद में किसने जीत लिया, अशोक ने। और जैसे अशोक का साम्राज्य खत्म हुआ, ये फिर से अपने आप को स्वतंत्र कर ले गए, और इन्होंने आगे चलकर क्या वंश की स्थापना की, यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी की। क्लियर है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद ये स्वतंत्र हो गए और फिर से अपना नए साम्राज्य की स्थापना की, और सातवाहन वंश बन गया। इज इट क्लियर। तो चलिए, तो ये है आपका महापाषाण काल, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये महापाषाण काल का जो पीरियड है ये समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट हो तो आप लोग को मेरा नंबर आपके पास है ही है, सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और मुझे टेलीग्राम नंबर जो मैंने आपको दिया हुआ है 6398189646, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। हर तरीके से आप लोगों के मैं साथ हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से इस काम को करें। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है
वो पढ़ते हैं हम लोग सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी। और इसमें हम लोगों ने चर्चा की कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, उसके बाद इनका धर्म, और इनके बाद इनकी कला संस्कृति। क्लियर? धर्म, कला संस्कृति और प्रमुख शासक। सातवाहन वंश के बारे में पहले छोटा सा एक पोर्शन, छोटा सा पॉइंट याद रख लीजिएगा। इन्हें आंध्र वंश भी कहा जाता है। आंध्र वंश, आंध्र डायनेस्टी, क्योंकि आंध्र के क्षेत्र में रहते हैं, आंध्र वंश भी कहा जाता है। दूसरा, इसे दक्षिणापति, दक्षिणाधिपति वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दक्षिण के अधिपति के तौर पर अपने आप को स्थापित किया, दक्षिण के क्षेत्र पर काफी बड़ा नियंत्रण किया और अपने आप साम्राज्य विकसित किया था। दक्षिणाधिपति भी कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो चीज ये ध्यान रखनी है कि यह वंश जो है एक मात्र प्रधान वंश है। मात्र प्रधान वंश, मैट्रियार्कल। मात्र प्रधान का मतलब यहां पर यह मत समझ लेना कि महिलाएं शासक हैं, बल्कि यहां पर शासक तो पुरुष ही हैं, लेकिन उनकी जो पहचान है वो कैसी है? माताओं के नाम से है। नाम सबके लगभग एक जैसे ही हैं, जैसे वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी। बात समझ रहे हैं? तो सातकर्णी नाम है, उसके आगे उसकी पहचान उसकी मां से है, यज्ञश्री सातकर्णी। इसी तरह से और भी गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो महिलाओं के नाम से, यानी माताओं के नाम से पहचान होती है उनकी। जैसे हमारे उत्तर भारत में देखते हैं तो हमारी पहचान हमारे पिता के नाम के साथ चलती है, जो पीछे जुड़ता है, जबकि यहाँ पर उनका नाम, माताओं का नाम उनके नाम से आगे जुड़ता है। तो मात्र प्रधान वंश है। ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक, अब इनके प्रमुख शासकों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, मैंने पहले कहा कि राजनीतिक इतिहास हमको नहीं पढ़ना है। तीन शासकों के बारे में छोटी सी जानकारी लेनी है हमें, और वो तीन शासक कौन कौन से हैं ये देखिए। एक, इसका पहला महत्वपूर्ण शासक है सातकर्णी, दूसरा है हाल, और तीसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तीन शासक हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये तीन महत्वपूर्ण शासक हैं। सातकर्णी की खास बात क्या है? ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। काफी अच्छा इसने काम किया था, और इसने अपने आप को, अपनी जो राजधानी है पश्चिम का, क्या कहते हैं, पश्चिम का स्वामी घोषित किया था। पश्चिम का स्वामी, क्योंकि इसकी राजधानी, ध्यान रखना, इन्होंने महाराष्ट्र में स्थापित की थी, ना कि आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठान, जैसे हम पैठन भी कहते हैं, प्रतिष्ठान यानी पैठन। बाद में ये लोग महाराष्ट्र से भागकर आंध्र प्रदेश की तरफ आ गए, और वो क्यों भाग के आ गए? क्योंकि इनकी लड़ाई सप्त शासकों से चलती थी जो उत्तर भारत में स्थापित हो चुके थे, और उन्होंने इनको मार के भगा दिया, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में उन्होंने कब्जा कर लिया, और ये लोग कहाँ आ गए? कहाँ पर? दक्कन के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के एरिया में। इसलिए बाद में इन्होंने दक्षिण भारत में अपने आप को स्थापित किया था, दक्कन में। तो ये पश्चिम का स्वामी कहलाता है। इसने बड़े स्तर पर एक अपना साम्राज्य स्थापित किया था, सारी चीज़ें की थी, और साथ के साथ इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे और 1 राजसूय यज्ञ, ये काम इसने किया था। तो पश्चिम का स्वामी कहलाता है। राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्रारंभिक राजधानी। 2 अश्वमेघ यज्ञ किए, 1 राजसूय यज्ञ किया। इसका मतलब है कि यह बड़े शासकों में से एक है, अदरवाइज कोई अश्वमेघ यज्ञ नहीं कर सकता। ये तो आप भी जानते हैं। क्लियर? अब बात आती है इसके बाद दूसरा शासक कौन सा है? दूसरा शासक है हाल। हाल एक कहा जाए कि प्रमुख कवि भी है और एक विद्वान भी है, और साथ के साथ अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को भी रखता है। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसको आप लोगों को याद रखना है। पुस्तक वो है आपकी प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, यानी कि 700 पदों की एक कहानी है।
700 पदों की सप्तशती। किस भाषा में है? प्राकृत में। ध्यान रखना, संस्कृत में नहीं है। गाथा सप्तशती की इन्होंने रचना की। और इन्हीं के दरबार में और भी बहुत सारे विद्वान रहते थे, उनकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। हाल फिलहाल इतना याद रखिएगा। और तीसरा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, इस वंश का महान शासक, द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ दिस डायनेस्टी। महान शासक, ये महान शासक है। इसने सख्त शासकों से काफ़ी सारा युद्ध किया, कब उनको हराया, उनके क्षेत्र पर नियंत्रण किया। उनके जो शासक हैं नहपान, उनके शासकों के सिक्कों को लेकर के उन सिक्कों पर अपनी मोहर लगवाई। नहपान शासक को हराया था और ये अपने आप को बड़े शासक के तौर पर स्थापित करता है। और इसकी जो कई सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी हैं, ये अपने आप को पहली बात तो कहता है एकमात्र ब्राह्मण कहता है, एकमात्र ब्राह्मण, यानी कि ये ब्राह्मण वंश के हैं और कहता है एकमात्र ब्राह्मण हूं, पहली चीज। दूसरा, इसने स्वयं को वेणकटक स्वामी कहा, वेणकटक स्वामी की उपाधि ली, टाइटल ऑफ वेणकटक स्वामी। और इसी वेणकटक के नाम से एक नगर भी बसाया। क्या बसाया? नगर भी बसाया था वेणकटक के नाम से। इसने, ध्यान रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कई सारे बौद्ध विहार भी दान में दिए, दान किए। जबकि है ब्राह्मण वंश, लेकिन बौद्ध विहार इसने दान किए। कौन कौन से? 2 बौद्ध विहार हैं। एक है अजकालकीय और दूसरा है करजक। ये गांव हैं और गांव में ही बौद्ध विहार बने हुए थे, उनको ये दान दिए थे। तो ये कहा जा सकता है कि एक छोटा मोटा शासक नहीं था। क्लियर है? और एक चीज और भी थी इसी पीरियड में, ध्यान रखिएगा, एक भड़ौच का बंदरगाह जो कि आपके गुजरात में है, उस भड़ौच के बंदरगाह का इन्होंने व्यापार वाणिज्य के लिए काफी उपयोग किया था। ऊपर का हिस्सा तो शकों ने जीत लिया, बाद में इसने जीता। और भड़ौच के बंदरगाह, जिसको हम क्या कहते हैं, अब पुराने समय में कहते थे भृगु कक्ष, भृगु कक्ष, आज वो भड़ौच कहलाता है गुजरात में। और ये व्यापार वाणिज्य के लिए काफी प्रसिद्ध रहा बंदरगाह, और वहां से विदेश व्यापार को काफी बढ़ावा मिला था इस पीरियड में, सातवाहन वंश के समय में, खासकर गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो सर दोस्तों, ये हमने देखा प्रमुख शासकों के बारे में। और एक चीज और समझ लीजिए, प्रमुख शासकों ने या इस वंश ने एक महत्वपूर्ण काम किया था। और वो महत्वपूर्ण काम क्या था? इन शासकों की वजह से इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु का, एक पुल का काम किया था, सेतु का काम किया था। उत्तर और दक्षिण भारत के शासकों या वंशों के बीच में एक सेतु का काम किया था। क्लियर? तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये शासकों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनकी धर्म संस्कृति के बारे में। तो इस पीरियड में ध्यान रखिएगा, धर्म जो है 2 चीज़ों पर टिका हुआ है। एक बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित, और ब्राह्मण धर्म। 2 चीज़ें हैं, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अब इस कैसे प्रचलित है इसको आप देखिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? उसके पीछे सिंपल सा कारण है। उत्तर भारत से मैं था ही, उत्तर भारत से फिर ये लोग बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण भारत में भी फैल गए थे। और आप जानते हैं बौद्ध धर्म जो है काफ़ी शांति प्रिय और उपासना वाला धर्म है, जिसमें कर्मकांड, टोना टोटका जहाँ और तमाम तरह की छुआछूत, ऊंच नीच, सामाजिक कुप्रथाएं शामिल नहीं थी। इसलिए आप देखते हैं मौर्य काल के समय में ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल चुका था। और इनके बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने इसको फैलाने में अपना योगदान दिया था। तो इस पीरियड में देखेंगे तो 2 बड़े विद्वान हैं, नागार्जुन और अश्वघोष। और हमने देखा था उत्तर भारत में इस समय कुषाण वंश के समय में, कुषाण शासक में जो आपका कनिष्क था, उसके समय में बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। यानी कि बौद्धों का सबसे बड़ा महासंगम हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। वो अपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा भी है, मैंने बताया भी है। तो समझ सकते हैं कि इस पीरियड में बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित रहा था। और इसको बढ़ावा देने में नागार्जुन, अश्वघोष, पार्श्व, ऐसे बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने इसको प्रमोट किया था। और इसके प्रमोट होने के पीछे कारण मैंने बता ही दिया, सरलता, सहजता,
साधारण भाषा और उपासना भक्ति पद्धति। जबकि उसी समय आप देखते हैं कि ब्राह्मण वंश का पतन, ब्राह्मण धर्म का डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि उसमें कर्मकांड थे, छुआछूत थी, भेदभाव थे, असमानता थी, तमाम तरह की समस्याएं थीं जो आम आदमी स्वीकार नहीं करता था। लेकिन इस पीरियड में इन शासकों ने ब्राह्मण धर्म में एक परिवर्तन किया। इस पीरियड में एक नई विचारधारा का विकास हुआ, नई विचारधारा का विकास हुआ। और नई विचारधारा क्या है? वो है आपकी उपासना और पूजा। उपासना और पूजा, प्रे करना और उनके लिए फास्टिंग करना, उनको याद रखना। यानी कि हम कह सकते हैं भक्ति की कल्पना इस पीरियड में ब्राह्मण धर्म में भी अपना ली गई, जो पहले बौद्ध धर्म में थी। भक्ति की कल्पना को, क्लियर है? भक्ति की कल्पना को वहां पर अपना लिया गया। इस तरीके से यहां पर अब क्या हुआ, इस पीरियड में ब्राह्मण धर्म में कर्मकांड, यज्ञ, ऐसी चीजें जो हैं इनको कम कर दिया गया या खत्म कर दिया गया, इनको कम कर दिया गया। इसी वजह से, इसी कारण से इसका लोगों में समर्थन बढ़ा। समर्थन में क्या हुई? वृद्धि हुई, काफी तेजी से समर्थन मिला, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि अब हम अपने ईश्वर को आसानी से याद करके, पूजा करके, भक्ति रख करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से भगवान को दर्शन कर सकते हैं। यह परंपरा इस पीरियड में शुरू हो गई, यानी कि ईश्वर की भक्ति की परंपरा इस पीरियड में शुरू। इसी पीरियड में आप देखते हैं कि जो आपकी भगवत गीता का कंसेप्ट जो है वो इसी पीरियड में डेवलप हुआ था। इसी पीरियड से शुरू होना, मतलब स्टार्ट होना हो गया था, स्टार्ट हो चुका था भगवत गीता का। इज इट क्लियर? यानी कि भक्ति की परंपरा, इसका मतलब भगवत गीता मतलब हो गया एक तरफ विष्णु और दूसरी तरफ शिव, इन दोनों देवताओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली और ये काफी तेजी से आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये इस पीरियड के धर्म के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको मैंने डिस्कस की हैं कि इस पीरियड में क्या क्या नया चेंज आया। क्लियर? और अब हम बात करते हैं इस पीरियड की कला संस्कृति के बारे में। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, कला संस्कृति में इस पीरियड में जो स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, तमाम जो सारी चीजें हैं वो तो आपने देखा था उत्तर भारत में काफी तेजी से विकसित हुई थी। लेकिन इस पीरियड में कला संस्कृति में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कोई भी स्थापत्य नहीं है, ब्राह्मण स्थापत्य नहीं है ब्राह्मण धर्म से, क्योंकि मंदिर बनने की परंपरा गुप्त काल में शुरू हुई है, इस पीरियड में नहीं थी। इसलिए इस पीरियड में कला संस्कृति का जो कुछ भी विकास हुआ है वह आपके बौद्धों से जुड़ा हुआ है, बौद्ध और जैन से। बौद्ध स्मारक हैं, और बौद्ध स्मारक कौन कौन से हैं? स्तूप, चैत्य और विहार। ये तो आप लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है, स्तूप, चैत्य और विहार। क्लियर? इस पीरियड में बौद्ध विहारों को, इन सब चीजों का विकास क्यों हुआ? क्योंकि व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा था, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। और व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ यानी कि व्यापारी कैसा हुआ? समृद्ध हुआ। और व्यापारी समृद्ध हुआ तो इसने क्या किया? दान देना शुरू किया। और मोस्टली व्यापारी कौन थे? बौद्ध और जैन थे, ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में ऐसी कई सारी परंपराएं थी जो व्यापार को निषिद्ध करती थी, रोकती थी। जैसे समुद्र यात्रा करना पाप है, या उधार लेना देना पाप है, तो व्यापार कैसे होगा? इन लोगों ने उस चीज़ को नकार दिया था और व्यापार वाणिज्य पर बढ़ावा दिया था, और उसी के माध्यम से उन्होंने दान दक्षिणा भी देना शुरू किया। इसी पीरियड में आपके कई सारे बौद्ध तमाम सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। जैसे स्तूप में देखा जाए तो सातवाहन शासकों ने कहाँ कहाँ बनवाए? अमरावती का स्तूप, नागार्जुन कोंडा का स्तूप, गोली, घंटशाल, ये सारे स्तूप इन्होंने बनवाए। इसी पीरियड में चैत्य का भी निर्माण हुआ। स्तूप तो आप जानते ही हैं कैसा होता है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था। इस तरह का स्तूप होता है और यहाँ पर आपके हर्मिका और उनके झंडे और सब तमाम सारी चीज़ें लगी रहती हैं, और यहाँ पर इनका प्रदक्षिणा पथ रहता है, वॉकिंग स्ट्रीट। क्लियर? और यहाँ पर हमने देखा चैत्य क्या है?
देखिए, चैत्य होता है कि जब एक बौद्ध भिक्षु कहीं बाहर रहते हैं तो रहने की जगह नहीं होती, बारिश होती है, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो विहार के अंदर ही एक स्तूप बना दिया जाता है। तो उसी के अंदर, गुफाओं के अंदर रहते हैं। तो यानी गुफाओं में रहने प्लस पूजा का स्थल होता है। पूजा का, गुफाओं के अंदर कमरे बने होते हैं और सामने स्तूप बना होता है कि वहीं पर रह करके बौद्ध भिक्षु अपने पूजा पाठ कर सकें और सारे काम कर सकें। और इसमें इस पीरियड में कई सारे बनाए गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कार्ले का चैत्य, महाराष्ट्र के क्षेत्र में कार्ले है, भज है, वेदसा है, वेदसा, ये सब आपके इस पीरियड के महत्वपूर्ण इस चैत्य हैं। और बिहार इस पीरियड में देखा जाए तो बिहार यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थल हैं, वो आप देखेंगे तो ये है इस पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण है तक्षशिला का विहार, सबसे बड़ा है, और दूसरा है सारनाथ का विहार। ये दो सबसे महत्वपूर्ण विहारों का इस पीरियड में निर्माण हुआ था। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके इस पीरियड की रही हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर है। ये आपका सेक्शन है जहां पर हम लोगों ने चर्चा की दक्कन के इतिहास को लेकर के, जिसमें महापाषाण काल और हमने सातवाहन वंश के बारे में देखा। अब अगला जो लेक्चर है वो आपका होगा दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत यानी कि हम महापाषाण काल तो समझ ही चुके हैं, उसमें हम बात करेंगे संगम काल के बारे में। दूसरी हम बात करेंगे उसमें चोल चेर पांड्यों के जो संस्कृति का विकास हुआ उनके बारे में, सुदूर दक्षिण यानी केरल और तमिलनाडु का हिस्सा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों, ये आपको कैसा वीडियो लगा, इसमें आप लोग मुझे तुरंत कमेंट कीजिए, सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि कैसा आपका इसमें वर्क है। क्या वो स्लाइड फॉर्म बेटर है या फिर ये आपको समझाते हुए आपको सारी चीज़ डिस्कस करना ज़्यादा बेटर है? ठीक है, चलिए दोस्तों, आप मनोज IAS को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।